भूमि संबंधी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार भूमि पहचान प्रणाली शुरू की गई है। जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों को 8,900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 5,010 ग्राम पालन अधिकारी और 3,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक शामिल हैं। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी। इस वर्ष 3.76 लाख नए पट्टादार पासबुक जारी किए गए हैं। भू भारती अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, राजस्व और सर्वेक्षण गतिविधियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मेरी सरकार सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे में राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी मंचों पर दृढ़ता से हर संभव उपाय कर रही है। 2004 से जलमग्न के तहत शुरू की गई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और 2014 एवं 2015 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों में लंबित भूमि अधिग्रहण और R&R को पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। आने वाले 3 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके एक बड़ा आयकट विकसित किया जाएगा। सरकार सिंचाई में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि तेलंगाना के किसान न केवल चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि समृद्ध भी हों। सरकार तेलंगाना के हर परिवार के कल्याण और गरिमा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वर्षों में राज्य के कई पात्र परिवार नए राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आज यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उनकी वर्षों पुरानी यह प्रतीक्षा और आकांक्षा पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे राज्य में 15.12 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जो राशन कार्ड पहले से मौजूद थे उनमें भी 19.44 लाख नए सदस्यों को नाम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा राशन कार्डों में 19.44 लाख नए नागरिक सदस्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में 1.05 करोड़ राशन कार्ड मौजूद हैं, जो 3.38 करोड़ यूनिट को कवर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी संख्या में परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से महीन चावल वितरण योजना भी लागू कर रही है। इस पहल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 6 किलो महीन चावल मिल रहा है, जिससे पूरे राज्य में लगभग 3.38 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गरीबों के लिए आवास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है इंदिरम्मा इंदलू योजना के तहत सरकार ने 4.5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घर आवंटित किए गए हैं। यह योजना 22,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। अब तक 3,24,536 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2,62,449 घर वर्तमान में
निर्माण के विभिन्न चरणों में है। जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों को अतिरिक्त कोटा दिया गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण संतृप्ति पर कवर किया गया है। निर्माण की प्रगति में सहायता के लिए सरकार विभिन्न चरणों में पूरे हुए घरों के लिए पहले ही 5,73,84 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मनरेगा के माध्यम से हमने 6.52 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। महिला सशक्तिकरण हमारी ग्रामीण राजनीति के केंद्र में है। इंदिरा महिला शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उद्यमियों के रूप में बदला जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर के कैंटीन तक विभिन्न उद्यमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस रणनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हमारी प्रगति की मशाल वाहक है। महालक्ष्मी योजना अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत महिला यात्रियों को अब तक 269.68 करोड़ निःशुल्क बस यात्राओं का लाभ उठाया है। इससे यात्रा व्यय में 9,222 करोड़ से अधिक की संचयी बचत हुई है। यह वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। महालक्ष्मी योजना में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो 42.90 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करता है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। गृह ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत 53.09 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं। अब तक सरकार 3,900.54 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 10.97 करोड़ शून्य बिल जारी किए गए हैं। तेलंगाना ने 67 लाख सदस्यों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। शहरी क्षेत्रों में इस सशक्त नेटवर्क का और अधिक विस्तार करने के लिए मेपमा और सर्प को एक एकीकृत संरचना के तहत लाया गया है। इससे कोटि महिला कोली स्वरलू यानी 1 करोड़ महिला करोड़पति के दूरदर्शी नारे के तहत 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 करोड़ महिला उद्यमी तैयार करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीन पहलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अम्मा आदर्श पाठशाला के रखरखाव का प्रबंधन सौंपना और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का कार्य महिला समूहों को सौंपना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम 10 जिलों में मौजूद भवनों के अलावा 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवन स्थापित कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति बाजार जैसे परिवर्तनकारी मंच तैयार किए। शिल्परामम के पास स्थित इस 106 दुकानों के परिसर ने ग्रामीण कारीगरों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की कुल 768 लाख रुपए की बिक्री हुई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा 600 आरटीसी बसों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया गया है, जिन्हें जीटीएस आरटीसी को किराए पर दिया जाएगा।
इसके प्रथम चरण में 1.77.84 करोड़ रुपए की लागत से 494 बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करते हुए वर्तमान में नारायणपेट और रंगारेड्डी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 2 पेट्रोल पंप क्रियाशील हैं और 28 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी कल्याण आवासीय विद्यालयों और कॉलेजों में आहार शुल्क में 40% और कॉस्मेटिक शुल्क में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में 1.1 का नामांकन हासिल किया है। अम्मा आदर्श पाठशाला समितियों ने 706 करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य एक ही परिसर में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से 4,903.44 करोड़ रुपए और यंग इंडिया एकीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,094 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अटल समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंचिरेगुला गांव में यंग इंडिया पुलिस आवासीय विद्यालय स्थापित किया है। विशिष्ट प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यंग इंडिया शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है।
कौशल के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इंडस्ट्री 4 के कौशल प्रदान करने के लिए IIT को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में उन्नत किया है। स्वस्थ तेलंगाना के महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को साकार करने और मातृ मृत्यु अनुपात को 6 से नीचे और शिशु मृत्यु दर को 7 से नीचे लाने जैसे परिवर्तनकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य अपने नैदानिकी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। हम उपचारात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक स्वास्थ्य व्यय को GSDP के 8% तक बढ़ाना है। हमारे प्रयास मातृ मृत्यु अनुपात में 43 और शिशु मृत्यु दर में 18 की भारी गिरावट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कि 88 और 25, 88 और 25 के अखिल भारतीय मूल्यों से काफ़ी कम है। जनसांख्यिकी स्वरूप और लोकतांत्रिक संस्थानों में भागीदारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। सरकार राज्य में वारंगल हेल्थ सिटी, संतनगर अलवाल और LB नगर में तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण, निम्स के विस्तार, उस्मानिया सामान्य अस्पताल के नए परिसर और 17 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन पर लगभग 11,000 करोड़ खर्च कर रही है। इन सुविधाओं को इसी वर्ष के अंत तक क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत मिलने वाले कवरेज को ₹5 लाख से बढ़ा करके ₹10 लाख प्रति परिवार कर दिया गया है। यह कदम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने सटीक रूप से कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसी भावना के अनुरूप सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी 1,15,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और जनता की सेवा में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल को कामना करता हूं। सरकार ने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतिगत पहलों को तैयार करने और उन्हें आकार देने में क्रांतिकारी पहल की है। शासन को पुनर्जीवित करने के हिस्से के रूप में सरकार ने पिछले 2 वर्षों के भीतर निम्नलिखित नीतियां जारी की है। इंदिरा महिला शक्ति नीति, तेलंगाना पर्यटन नीति 2025, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित खेल नीति, तेलंगाना राइजिंग 2047 नीति, हैदराबाद औद्योगिक भूमि रूपांतरण नीति, स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति, MSME नीति, लाइफ साइंस नीति। इन नीतियों ने इन क्षेत्रों को नई गति दी है और उनमें गतिशीलता पैदा की है। केंद्रित प्रशासनिक और विकासात्मक पहलों के माध्यम से शासन को जनता के करीब लाने के लिए प्रजापालना प्रगति प्रणाली का एक 99 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में विशेष स्वच्छता अभियान, लंबित फाइलों का तेजी से निपटान और पूरे राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। इसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले 10
विषयक सप्ताहों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह की महिला और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके यह पहल नागरिक सरकार की साझेदारी को मजबूत करती है और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। सरकार प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब तक जनता की ओर से 64,697 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 47,670 का समाधान एक पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सरकार ने एक अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक पहल सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और तथ्य आधारित नीति निर्माण के प्रति सरकार की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समुदाय को पहचान मिले और हर आवाज सुनी जाए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के 2 ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। इनमें तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2025 शामिल है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 42% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण अधिनियम 2025 स्थानीय स्वशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोनों विधेयकों को माननीय भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो न्याय और समावेश के प्रति तेलंगाना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 59 अनुसूचित जातियों को विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत के साथ 3 समूहों में उपवर्गीकृत कर